दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछली वीडियो में हमने समास, समास शब्द की व्युत्पत्ति, समास की परिभाषा और समास में ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में बात की। आज हम समास के जो 6 भेद हैं उनमें से हम अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास इनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं मित्रों। पहला है अव्ययीभाव समास। अव्यय से बना हुआ अथवा क्रिया विशेषण तथा संज्ञा के मेल से बने समस्त पद अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। और देखते हैं, अव्ययीभाव का अर्थ है अव्यय हो जाना। वास्तव में यह क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है। या इसकी परिभाषा है, इसमें पहले पद या खंड की प्रधानता होती है और पहला पद उपसर्ग जाति का अव्यय होता है। तो यह हमें ये परिभाषा ध्यान रखनी है। अब हम अव्ययीभाव समास की पहचान देखेंगे। तो पहचान है कि जहाँ प्रथम पद उपसर्ग हो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यथा, तथा, यावत, तावत, भर, बे, ला, ना, हर, दर, ब तथा संस्कृत भाषा के उपसर्ग जिन्हें हिंदी में तत्सम उपसर्ग कहा जाता है, जैसे प्र, परा, अप, शम आदि आ जाएं तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। तो मित्रों, अव्ययीभाव समास के लिए हमें उनकी पहचान विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि वो ये उपसर्ग हैं और जहाँ पर ये उपसर्ग होंगे वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। लेकिन कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जिनमें अव्ययीभाव समास नहीं है। वो हैं कु, का, सु, सा, दुर, महा, श्रेष्ठ, बद, खुश, मंद, तीव्र, अल्प, शत, परम, पूर्ण आदि अव्यय उपसर्ग हों तो वहाँ कर्मधारय समास होगा, क्योंकि ये उपसर्ग किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। अब हम अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे यथाविधि, विधि के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथार्थ, जैसा वास्तव में अर्थ है, वास्तविक, यथा योग्य, योग्यता अनुसार या जो जितना योग्य है। ऐसे ही और हैं यथामति, जैसी मति है उसके अनुसार, तथागत, वैसी गति, तथा प्रजा, वैसे ही प्रजा। जैसे ये कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा। ऐसे ही अगला है प्रत्यक्ष, अक्ष के समक्ष या आंखों के समक्ष, प्रतिपल, हर पल, प्रतिक्षण, हर क्षण, प्रत्येक, हर एक, प्रतिध्वनि, ध्वनि की ध्वनि, प्रतिदिन, हर दिन, और इसका ये दिन दिन भी होता है। ऐसे ही और हैं प्रत्युपकार, उपकार के बदले किया गया उपकार, आजानु, घुटने पर्यंत तक, आपाद मस्तक, पल, मित्रों यहाँ पे पल नहीं है, पद है। पद या पैर से लेकर मस्तक पर्यंत, आजन्म, जन्म से, आजीवन, जीवन पर्यंत। ऐसे ही और हैं आकंठ, कंठ तक, आमरण, मरण तक, अनुदिन, दिन पर दिन, अनुबंध, बंध की तरह बंध, निडर, बिना डर के, नियंत्रण, विशेष नियंत्रण, सानंद, आनंद सहित, सपरिवार, परिवार सहित। तो हमने
जो उपसर्ग थे उन उपसर्गों को लेकर कुछ उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया। तो अव्ययभाव समास में हमें इन उपसर्गों को विशेष ध्यान रखना है, जिनमें ये उपसर्ग हैं यथा, यथा, तथा, यावत, तावत, भर, बे, ला, ना, हर, दर, ब। और कुछ ये संस्कृत के उपसर्ग हैं जैसे प्र, परा, अप, सम आदि, ये उपसर्ग हैं। तो ये उपसर्ग जहाँ पर आएंगे वहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। अब हम अगला समास देखते हैं। अगला समास है बहुब्री समास। बहु का अर्थ है बहुत और ब्री का अर्थ है अन्न। बहुत है अन्न जिसके पास, या कोई संपन्न व्यक्ति विशेष का वाचक पद है बहुब्री समास। इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि बहुब्री समास वहाँ होता है जहाँ समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं अर्थ की दृष्टि से, तथा ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है, उसे बहुब्री समास कहते हैं। अब बहुब्री समास की परिभाषा पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो समस्त पद अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, तो यहाँ पे ता या दीर्घ है, उसे बहुब्री समास कहते हैं। जैसे चंद्र मौल्य, चंद्र है मौल्य पर जिसके वह है अर्थात शिव। मित्रों, समास विग्रह में विशेष का ध्यान रखना है कि समास का विग्रह करते समय हमें कभी भी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये मस्तक लिखा है, अगर हम मोल नहीं लिखेंगे तो ये समास विग्रह गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी हम समास विग्रह में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग ना करें। ऐसे ही अष्टाध्यायी, अष्टाध्याय जिसमें वह है ऐसी पुस्तक वह है विशेष, ये पाणिनि की पुस्तक है। ऐसे ही सतसई 700 श्लोक वाली पुस्तक। अब यहाँ पर मित्रों को 700 लिख रहे हैं तो ये गलत है, इसलिए हमने ये कोष्टक में सही शब्द दिया है, क्योंकि हम समास में पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। सतसई पुस्तक ये कवि बिहारी की है। ऐसे ही और रहेंगे पंचतंत्र, पांच तंत्र विशेष, जिसमें ये पुस्तक है विष्णु शर्मा की। अब कुछ और शब्द हैं जैसे छत्तीसगढ़, पंजाब, पंजाब शब्द पंच प्लस आप के योग से बना है, और जो पंजाब राज्य है उसमें 5 नदियां हैं, जिसमें सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब। ये 5 नदियों के कारण ही इस राज्य का नाम पंजाब पड़ा। लेकिन विशेषकर ध्यान देना है कि पंजाब शब्द में पंजाब में, छत्तीसगढ़ में और पंचवटी में, इन सभी में बहुब्री समास है। क्योंकि कई बार परीक्षा में यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं और हम यहाँ पर द्विगु समास कर देते हैं, लेकिन इन जो हमने शब्द लिए हैं 3 हैं, छत्तीसगढ़, पंजाब और पंचवटी, इनमें बहुब्री समास है। आगे देखते हैं पौराणिक देवी देवताओं, ऋषि, संत, महात्माओं, स्थलों के लिए रूढ़ वे शब्द तथा उन शब्दों के समस्त पर्यायवाची शब्द बहुब्री समास के उदाहरण बनते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से बहुब्री समास के समस्त उदाहरण योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो जब हम शब्द व्युत्पत्ति बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर जो पहला ही शब्द है, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर, और रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो जो बहुब्री समास के जो शब्द बनेंगे सभी शब्द योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आएंगे, और इनमें हमें ये ध्यान देना है कि पौराणिक देवी देवताओं उनसे संबंधित कोई भी पर्यायवाची शब्द होंगे वो बहुब्री समास के उदाहरण में आते हैं। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र शिव, त्र्यंबका, त्र्यंबका दुर्गा या पार्वती, चतुरानन ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, चतुर्भुज विष्णु,
षडभुजा दुर्गा, पंचानन शिव, षडानन कार्तिकेय, षणमुख कार्तिकेय, दशानन रावण। तो ये हमने कुछ उदाहरण लिए हैंगे। ऐसे ही जो भी शब्द हैंगे या इनसे कोई पर्यायवाची इनके बने, वो सभी शब्द हैं वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर कुछ अर्थ विशेषवाचक शब्द हैं कि तिरंगा। अर्थ विशेषवाचक शब्दों में ध्यान रखना है कौन कौन शब्द है जिनमें बहुब्रीहि समास है। तो उनमें पहला है तिरंगा, 3 रंगों वाला है जो, राष्ट्रध्वज, त्रिफला, हरड़े बेहड़े वाला आंवला, इसे त्रिफला कहते हैं। और ऐसे ही और है षटपद, त्रिशूल, इसे शिवास्त्र भी कहते हैं, पंचसरा, त्रिपटक, पंचशील और अष्टचाप। इन शब्दों में भी बहुब्रीहि समास है। तो अब यहाँ पर कुछ बिंदुओं को विशेषकर ध्यान रखना है कि संख्या प्लस संज्ञा समूह का बोध हो तो वहां पर द्विगु जो पद आती है समास में, और उसमें पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो, लेकिन वह समूह का बोध कराए तो वहां पर द्विगु समास। अगला है कि संख्या प्लस संज्ञा विशेषण का बोध कराए तो बहुब्रीहि समास होगा। संख्याओं की पुनरावृत्ति हो और वह संख्या चाहे पूर्ण हो या अपूर्ण हो, जैसे 1 1, 2 2, 1 1, तो वहां पर अव्ययभाव समास होगा। दोनों पद संख्यावाची हो तो इतरेतर द्वंद्व, और 2 भिन्न भिन्न पूर्ण संख्यावाची जैसे 4 5, तो वहां पर वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। तो इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखना है। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ है 2 वस्तुओं का युग्म अर्थात जोड़ा। जब किसी समस्त पद में 2 या 2 से अधिक पदों के मध्य आए हुए समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, तथा, या, अथवा इत्यादि लुप्त हो जाते हैं तो ऐसे समस्त पद द्वंद्व समास के उदाहरण बनते हैं। अब हमें यहाँ भी विशेष में ध्यान रखना है कि इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। हिंदी समास में द्वंद्व समास ही ऐसा समास है जिसमें 2 से अधिक पद होते हैं, जैसे तन मन धन, तो यहाँ पे ये 3 पद हैं। कंद मूल फल, ये भी 3 पद हैं। पत्र पुष्प फल, ये भी 3 पद हैं। मन बुद्धि चिंत अहंकार, इसमें 4 पद हैं। सुत वित्त नारी भवन परिवार, ये 5 पद हैं। ऐसे ही जन मन मंच मुकुर मल हरणी, तो ये 6 पद हैं। तो द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें 2 से अधिक पद होते हैं। अब द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं, जिसमें पहला है इतरेतर द्वंद्व। इसमें हम और तथा का प्रयोग करेंगे और जो शब्द होते हैं वो संज्ञा पद होते हैं। दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व, इसमें हम या अथवा का प्रयोग करेंगे और जो शब्द बनते हैं वो विलोम होते हैं। तीसरा समाहार द्वंद्व, जिसमें आदि या इत्यादि शब्द का प्रयोग करेंगे और इनमें पर्यायवाची भी सार्थक और निरर्थक हो सकते हैं। तो हमने द्वंद्व समास के भेद देखे, 3 उपभेद हैं। अब हम इन भेदों को क्रम से देखते हैं। तो पहला है इतरेतर द्वंद्व। जब 2 संज्ञा शब्दों को मिलाकर समस्त पद बनाया जाता है तो वहां इतरेतर द्वंद्व होता है, और इसमें ऐसा समस्त पद जिनके सभी पद संख्यावाची हों। पहला है इतरेतर द्वंद्व। जब 2 संज्ञा शब्दों को मिलाकर समस्त पद बनाया जाता है तो वहां इतरेतर द्वंद्व होता है। अगला बिंदु हम देखते हैं कि ऐसा समस्त पद जिनके सभी पद संख्यावाची हों, वहां पर भी इतरेतर द्वंद्व होता है, जैसे राम कृष्ण।
कि दोनों पद हैं, ये दोनों पद संज्ञावाची हैं। पिता पुत्र, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, चाचा चाची, और इसमें लैंगिक परिवर्तन भी आते हैं और संबंध वाली संज्ञाएं भी आती हैं। ये यहाँ पर वाची शब्द है, संबंधवाची संज्ञाएं भी आती हैं। तो हमने तृतीय द्वंद्व समास देखा, इसमें विशेषकर ध्यान रखेंगे कि दोनों पद होंगे वो संख्यावाची पद होंगे। अब इसमें कुछ विशेष ध्यान देने वाली बात है कि 1 से 9 तक की संख्याओं में कोई समास नहीं होता है। जैसे 1 या 9 ऐसी संख्या आएंगी तो यहाँ पर कोई समास नहीं होगा। अगला बिंदु है ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 है, वहाँ भी समास नहीं होता है। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अगला बिंदु है कि ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में 9 है, वहाँ भी समास नहीं होता है। जैसे 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99। तो ऐसी संख्या आएंगी, यहाँ पर कोई भी समास नहीं होगा। अगला बिंदु है कि विग्रह करते समय छोटी संख्या पहले और अंत में बड़ी संख्या होती है। जैसे 11 है तो 1 और 10, तो 1 छोटी संख्या है और ये 10 बड़ी संख्या है। ऐसे 12 है, 2 और 10 13 है, 3 और 10 14 है, 4 और 10 53, 3 और 50 और हैं 63, 3 और 60, 75, 5 और 70। तो इस तरह से संख्या आएगी तो वहां पर इतरेतर द्वंद्व समास होगा। तो इसलिए दूसरा समास है वैकल्पिक द्वंद्व समास। इसमें समास विग्रह करते समय या अथवा का प्रयोग करते हैं और ये हमेशा विलोम या विपर्यार्थी शब्द बनते हैं। जब हम एक पद का उच्चारण करते समय जब हम एक पद का उच्चारण करते हैं तो दूसरे पद का स्वयमेव आगम हो जाए तो वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। जैसे लाभ हानि, तो लाभ या हानि, मित्रों यहाँ पर या की जगह अथवा भी कर सकते हैं। ऐसे ही सुख दुख, सुख या दुख, और है यश अपयश, यश या अपयश, दिन रात, दिन या रात। तो ये शब्द हैं, और भी उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन हमें समझना है कि जब द्वंद्व समास आएगा और द्वंद्व समास में हमें ध्यान देना है कि द्वंद्व समास के 3 उपभेद हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा है समाहार द्वंद्व। तो जो इतरेतर द्वंद्व है उस समास में हमें विग्रह करते समय और का प्रयोग करना है, और वैकल्पिक द्वंद्व में हम विग्रह करते समय या अथवा का प्रयोग कर सकते हैं। अब तीसरा है समाहार द्वंद्व। तो जब इसका विग्रह करेंगे तो पद के अंत में हमें आदि या इत्यादि जोड़ देना है। जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का अन्य अर्थ भी सूचित हो उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। अगला है प्रथम पद के साथ उत्तर पद जोड़ देने से प्रथम पद के अर्थ में संबंधित उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के समूह का बोध हो तो ऐसे समस्त पद समाहार द्वंद्व के उदाहरण बनते हैं। अब इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे दाल रोटी, वो इसका विग्रह हुआ दाल रोटी इत्यादि। मित्रों जब हम दाल रोटी कहते हैं, हम
सगे संबंधियों में या अपने मित्रों से बात करते हैं तो पूछते हैं कि दाल रोटी चल रही है। तो मित्रों यहाँ दाल रोटी कहने का मतलब है कि दाल रोटी के साथ जो भी सभी आवश्यकताएं हैं वो सभी चल रही हैं। तो दाल रोटी ये नहीं है दाल सिर्फ रोटी, क्योंकि दाल जब बनती है तो उसमें बहुत सी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, तो सभी चीजें हैं, इसलिए इसमें इत्यादि लिखा है। ऐसे अगला है आमने सामने, आमने सामने इत्यादि, चाय पानी, पानी बानी, कपड़े लत्ते, बाल बच्चे, लीपा पोती, खाना बाना, अड़ोस पड़ोस, भला चंगा, सेठ साहूकार। और भी पद ऐसे आ सकते हैं, लेकिन इन सबका हम विग्रह करेंगे तो इनके अंत में हम आदि या इत्यादि जोड़ देंगे और इसका विग्रह हो जाएगा। अब कुछ शब्द हैं यहाँ पर, जैसे चाय चाय, पानी पानी। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पर फिर अव्ययभाव समास होगा, वहां पर द्वंद्व समास नहीं होगा। तो मित्रों आज के वीडियो में मात्र हमने अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, इन 3 समासों के बारे में जाना। आपको ये प्रयास कैसा लगा तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। और मित्रों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अब हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।